जिम वाले बंदों के अंदर एक अलग ही पैशन होता है कि उनको लिफ्ट करना है ना। ये क्रिकेट की बहुत पॉपुलर गेम है कि वो लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं या वार्म अप नहीं करते हैं। सी मतलब कंसिस्टेंसी, पी मतलब पेशेंस एंड आर मतलब राइट गाइडेंस। जब भी हम कोई मैच देख रहे होते हैं या कोई भी स्पोर्ट देख रहे हो टीवी पे ही से, हमने देखा है अक्सर कोई भी मोच आती है तो उस वक्त एक डॉक्टर आते हैं। बिल्कुल। और वो फिजियोथेरेपी करते हैं। तो स्पोर्ट में भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे साथ बहुत से स्पोर्ट पर्सन भी जुड़े रहते हैं, तो हम कुछ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी को लेकर के बात करेंगे। तो जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है ये नॉर्मल फिजियोथेरेपी से कैसे अलग है? अलग तो है और वाकई में बहुत अलग है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अप्रोचेस कुछ अलग है, उनका एम कुछ अलग है। दे फोकस कि हमें इंजरी प्रिवेंशन करना है एंड अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है, ये उनके एम है। वहीं अगर हम नॉर्मल फिजियोथेरेपी या जनरल फिजियोथेरेपी की बात करें, वहाँ पे एम होता है कि हमें दर्द भरी ज़िंदगी से राहत। यहाँ किसी को अपनी परफॉर्मेंस की नहीं पड़ी है, यहाँ किसी को अपनी इंजरीज ना हो ये नहीं पड़ी है। यहाँ पे बस लोगों को लगता है कि घुटने में दर्द है या कंधे में दर्द है या कमर में दर्द है, उसमें बस राहत मिल जाए। तो ये दो अलग अलग इंटेंशनल हैं लोगों के। तो इसीलिए स्पोर्ट फिजियोथेरेपी और जनरल फिजियोथेरेपी दोनों में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। एथलीट्स में सबसे कॉमन इंजरीज कौन सी होती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ स्पोर्ट क्या है। अगर हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की बात करें जहाँ पे दो अपोनेंट आपस में भिड़ते हैं, है ना, रग्बी है या बॉक्सिंग की बात करें, तो वहाँ पे मेनली शोल्डर इंजरीज होने के चांसेस या ब्रेन कंकजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहीं अगर हम एथलीट्स वाली बात करें तो रनर्स में होना या लिगामेंट्स में स्प्रेन होना, स्ट्रेन्स होना, ये बहुत कॉमन है। तो ये पॉइंट अलग अलग हो सकता है कि टाइप ऑफ स्पोर्ट डिसाइड करता है कि किस टाइप की इंजरीज ज़्यादा हो सकती है। तो जो इंजरीज होती हैं तो इंजरीज के बाद रेस्ट करना बेटर होता है या अर्ली मूवमेंट? देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि कंप्लीट रेस्ट या तुरंत में ही मूवमेंट करना, दोनों फिट नहीं बैठते। इनिशियली अप टू 72 आवर्स हम बोलेंगे कि आपको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट के लिए उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें सूजन कम करना है, दर्द से राहत पानी है ना, और थोड़ा सा रिकवरी का चांस बढ़ जाता है अगर हम इनिशियली 72 आवर्स में रेस्ट करते हैं। लेकिन उतनी ही जल्दी हमें मूवमेंट की शुरुआत भी करनी है, क्योंकि अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारी मसल वेस्टिंग में चली जाएगी, जॉइंट स्टिफ होने लगेंगे। तो मूवमेंट और रेस्ट दोनों का ही अपना रोल है। तो जैसे ही 72 आवर्स खत्म होते हैं हमें मूवमेंट पे ध्यान देना है, तो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो रिकवरी अपने आप बढ़ जाएगी। मैम, जो एथलीट्स होते हैं या जो जिम करते हैं तो इनके लिए वार्म अप और स्ट्रेचिंग कितना इम्पोर्टेंट है जिससे इंजरी ना हो? बहुत से बंदे आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि कपिंग कर दीजिए मैडम, है ना, या आते हैं बोलते हैं आज चोट लग गई। और एक दो तो ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली कुछ ना कुछ पेन लेकर आ रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही होता है कि वो लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं या वार्म अप नहीं करते हैं। क्या होता है, जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो इलास्टिक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉडी और फ्री मूवमेंट करती है, जिससे आपकी इंजरी होने के चांसेस कट होने लगते हैं। तो अगर हम वार्म अप नहीं करते हैं तो मेक श्योर कि चांसेस ज़्यादा बढ़े हुए हैं। सेम अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग मैक्सिमम केसेस में हम पूरा रूटीन होने के बाद में करते हैं, सो दैट कि फर्दर इंजरीज जो हम कल के मैच के लिए तैयार हो रहे हैं तो हमें आज अपना पूरा वार्म अप करने के बाद, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करने के बाद, मैच ख़त्म होने के बाद स्ट्रेचिंग करना चाहिए। ये एक प्रॉपर सिनेरियो होता है आपको अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो स्ट्रेचिंग और वार्म अप दोनों का ही मेजर रोल है, जिससे इंजरी ना हो और आपका परफॉर्मेंस बढ़ता रहे। थैंक यू मैम। तो फिजियोथेरेपी से परफॉर्मेंस भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है या सिर्फ ये रिकवरी के लिए? ऑफ कोर्स
रिकवरी अपनी जगह है, लेकिन परफॉर्मेंस बूस्ट करना फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी या अंडर गाइडेंस फिजियोथेरेपिस्ट के किसी में हैं, तो उससे आपकी मसल का स्टैमिना, आपकी बॉडी की बायोमैकेनिक्स, आपका पोस्चर या आपको किस स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस को ध्यान देना है, ये मेक श्योर करता है कि आपको कैसे कैसे करके आप अपने एक्सरसाइज प्लान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट, जो कि बहुत पॉपुलर गेम है ना, यहाँ पे ये एक तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट वाला गेम है। आपको मेन ध्यान देना है अपनी एजिलिटी पे। यहाँ पे आप बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कोई रोल नहीं है। सो उस टाइम पे आपको एजिलिटी वाली एक्सरसाइजेस, आपको हाई रनिंग, है ना, आपको स्पीड अप, जो आपकी सारी चीज़ों को, यानी कि आपको स्फूर्ति वाली एक्सरसाइजेस करनी है। तो ऐसे में अगर आप किसी स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में रह के एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर पाते हैं। तो मतलब फिजियोथेरेपी ना ही सिर्फ रिकवरी के लिए होती है, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करती है। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स पर्सन को रेगुलरली फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते रहना चाहिए, कांटेक्ट में रहना चाहिए। और हमारे साथ बहुत से लोग जिम भी जाते हैं, तो जिम जाने वाले लोग ऐसी क्या जनरल गलतियां करके आपके पास पहुंचते हैं जो उन्हें नहीं करनी? देखिए, सबसे पहले तो जिम वाले बंदों के अंदर एक अलग ही पैशन होता है कि उनको लिफ्ट करना है ना, अच्छा वेट लिफ्टिंग करना है, बॉडी बनाना है, ज़्यादा वेट उठाना है। ये उन लोगों के अंदर ना एक कॉपी कट वाली चीज़ें रहती है ना, कि अरे सामने वाले बंदे ने इतना उठाया है तो मुझे उससे ज़्यादा उठाना है। दे डोंट नो कि उनकी बॉडी की मैकेनिक्स क्या है, और उसी वजह से उनको इंजरीज होती है। तो ये जो गलतियां हैं वो उनका फॉर्म है, उनकी गलत टेक्निक है। जैसे कि उनको ये नहीं पता है कि सामने वाले की बॉडी क्या है, हमारी वाले की बॉडी क्या है। उनकी वेट लिफ्टिंग अलग है, हमारी वेट लिफ्टिंग अलग है। तो ये जो गलत टेक्निक या वार्म अप को स्किप करना, स्ट्रेचिंग्स को अवॉइड करना, है ना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो गलत टेक्निक्स हैं जो जिम वाले लोग अक्सर करते हैं, है ना। और उसकी वजह से उनको कभी ना कभी बैक पेन, नेक पेन, नीज में पेन ये बना ही रहता है। हो सकता है सामने वाले बंदे को स्क्वाट्स करना बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन अगर आपकी हिप की मसल्स टाइट है और आप स्क्वाट करेंगे तो फॉर श्योर आपको पेन आएगा। तो हर पर्सन की मोबिलिटी, हर पर्सन की स्ट्रेंथ अलग है। हम सामने वाले को देख के अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि हमें पेन आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये जो कॉमन मिस्टेक्स जिम वाले बंदे करते हैं, है ना, गलत टेक्निक्स यूज़ करना, मैकेनिक्स का ध्यान नहीं रखना, पोस्चर का ध्यान नहीं रखना और डिहाइड्रेशन, ये सारी गलत चीज़ें जो हैं वो अक्सर पेन के रूप में निकल के आती हैं। मैम, एक बिगिनर एथलीट्स को या बोले स्पोर्ट पर्सन, कोई आपकी तरफ से एडवाइस अगर आप देना चाहें तो? बिल्कुल, मेरा ये पर्सनली एक मूल मंत्र है कि अगर कोई नया एथलीट है या कोई बिगनर है तो उसको एक टर्मिनोलॉजी हम दे सकते हैं CPR। ये वो वाला CPR नहीं है CPR मतलब C मतलब कंसिस्टेंसी, P मतलब पेशेंस एंड R मतलब राइट गाइडेंस, यानी कि CPR। आप स्लोली मूव करिए, आप आगे तक जाएंगे। ये मेरा मंत्र है। अगर हम स्लो एक्सरसाइजेस प्लान करते हैं कि आज हमारा प्लान है कि हमें सिर्फ 10 मिनट जॉगिंग करनी है, उसके साथ में शुरुआत करेंगे कि हाँ अब 10 मिनट में टारगेट फिक्स करना है कि हमें इतने किलोमीटर रन करना है, या हमें हमारा टारगेट जिस भी स्पेसिफिक गेम को लेकर वो है, ये टारगेट हमें प्लान करना है, तो हम प्रॉपर अच्छा कर सकते हैं अपने फील्ड में। लेकिन वहीं अगर हम गलत जाते हैं कि कोई सामने एक पर्सन है या हमारा कलीग है या हमारा स्पोर्ट्स पर्सन है कि सामने वाले बंदे को टाइम हो गया है 6 महीने और आप नए नए हैं और आप उसके साथ में बीट कर रहे हैं, कॉम्पिटेट कर रहे हैं, तो आपको इंजरीज होंगी। तो कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड राइट गाइडेंस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही उनके शूज़ वो करेक्ट होने चाहिए, उनकी प्रोटीन इंटेक वो भी ज़रूरी है। लेकिन एक जो मेजर चीज़ लोग स्किप करते हैं वो ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि हम 7 दिन और प्रैक्टिस करते जाएं, बल्कि रेस्ट भी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो आई थिंक एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जहां आपकी बॉडी फुली रेस्ट कर पाए। तो 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग पैटर्न वो ज़रूरी है।
शूज़ की फिटनेस वो ज़रूरी है, आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे वो ज़रूरी है, प्रोटीन का इंटेक होना ज़रूरी है, आप जो भी स्पेसिफिक अपने स्पोर्ट में हैं उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी हो वो ज़रूरी है, उससे रिलेटेड आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी है वो ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी, पेशेंस और राइट गाइडेंस, ये 3 मूल मंत्र हैं किसी भी बिगनर के। थैंक यू मैम।